चलें जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एजेंडा बता दूं, क्योंकि आई डोंट नो हमारी ऑडियंस कैसी है। पहली अटेम्प्ट वाले आप लोग हैं या आप लोगों ने पहले कोई अटेम्प्ट दी हुई है। तो हमारी आज की जो ओरिएंटेशन का एजेंडा होगा, मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताने के बाद पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट क्यों करनी है, इसके ट्रेंड्स वगैरह क्या हैं और कौन लोग हैं जो कि इसमें ज़्यादा स्कोर लेते हैं और किस तरह स्कोर लेते हैं। और लास्ट पे फिर इसके मैं थोड़े से रिसोर्सेज बता दूंगा जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे अभी, क्योंकि पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि जेन जी रिलेटेड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर जब हमारी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट होंगी तो उसके बाद फिर हम ये टॉपिक डिटेल में दोबारा से भी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला। I scored 135 and 137 in CSS Political Science. I scored 150 in PMS Political Science. I have Masters in Political Science from Government College University and MPhil from Punjab University. और वहाँ पे भी मेरी डिस्टिंक्शन है। Other than that, I have 21 national and international certifications related to governance, political science and public administration. तो ये बच्चों मेरा ब्रीफ सा इंटरव्यू है। आई क्वालिफाइड 2022 पीएमएस, फिर उसके बाद एएसएफ के एग्जाम्स इंस्पेक्टर और एडी के मेरे हुए थे, और देन एमओडी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएसआई के मेरे कुछ एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई हुए थे। अब मैं हमेशा जब भी अपना अपना पॉलिटिकल साइंस की ओरिएंटेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा एक कोट से स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त भी वो मेरे दिल के बड़ा करीब था, मुझे अजीज था, और अभी भी ये कोट जो है, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, उनका एक मशहूर जमाना कोट है, आई हैव टू स्टडी वॉर एंड पॉलिटिक्स, आई हैव टू स्टडी वॉर एंड पॉलिटिक्स so that my sons could study trade and commerce, so that their sons could study art and literature. ये कोट बताने का मकसद क्या था? इस कोट बताने का मकसद ये था कि हमें कोई भी इंसान जो है, जो जो कि अपवर्ड मोबिलिटी को एस्पायर कर रहा होता है, या वो अपने पोटेंशियल को या अपनी कोई ना कोई यूटिलिटी बनाना चाह रहा होता है, उसको वॉर और पॉलिटिक्स जो है हमेशा स्टडी करने पड़ते हैं। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या किसी भी तरह से वो अपने आप को पावरफुल बना सके। और पावर को हम पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में, पब्लिक एड में किस तरह डिफाइन करते हैं? पावर जो होती है बेसिकली, आप ये इसके थ्रू आप इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों के डिसीजंस को। जो आप पहले नहीं कर पा रहे होते वो आप करना शुरू कर देते हैं या उसके केपेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से बेशक वो वर्ल्ड लीडर्स हों या आम इंसान हो, उसे वॉर एंड पॉलिटिक्स स्टडी करनी ही पड़ती है। मेरे जितने भी सेशंस हैं, ये मेरा फोर्थ सेशन है पॉलिटिकल साइंस का सिंस लास्ट ईयर। तो उसके अंदर मैं एक चीज हमेशा समझाता हूँ कि जब भी आपने पॉलिटिक्स पढ़नी है, पब्लिक एड पढ़ना है, तो हमें एक घर की एग्जांपल लेनी चाहिए कि एक घर जो होता है उसकी भी एक टेरिटरी होती है, उसकी भी एक पॉपुलेशन होती है, उसका भी एक बजट होता है, उसके अंदर भी पावर डायनामिक्स होते हैं। अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा और जनरलाइज करके बताऊं, तो देखो एक घर में अगर पेरेंट्स और तीन चार अगर बच्चे हैं, तो जो बच्चा पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा होता है या सबसे पहले काम करना शुरू कर देता है, उसकी उसकी फैमिली के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वो डिसीजन मेकर बनना शुरू हो जाता है। इन द सेम वे स्टेट के लिए जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, किसी भी टाइम पे जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो रूल करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब जॉन एडम्स जो है, इसका मैंने जिक्र किया, आई होप आप लोगों को पता हो जॉन एडम्स कौन था। जॉन एडम्स एक अमेरिकन लॉयर था, पॉलिटिशियन था, और अमेरिका का सेकंड प्रेसिडेंट भी था ये। इसको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का फाउंडिंग फादर्स में से इसको कंसिडर किया जाता है। और जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको ड्राफ्ट करने में इसका बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या थी? इसकी अप्रोच यही थी कि कोई भी गवर्नमेंट है या पॉलिटिक्स जो है उनको रूल्स के ऊपर चलना चाहिए। ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आ जाएगी। अब इन सारी बातों के बाद जो मैंने आपको बात बताई, जो कोट बताया है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझाने की कोशिश की है, उसके बाद एक बुक आती है, डीके पब्लिशर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डीके पब्लिशर्स एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट है,
ये लोग क्या करते हैं, ये हर सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, कंपाइल करते हैं। इनकी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी एक बुक है, द पॉलिटिक्स के नाम से। द पॉलिटिक्स के नाम से जो बुक है, उसके अंदर ये लोग अपनी बुक को कैसे स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स को ये इस तरह डिफाइन करेंगे कि जितने भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। वो उसका स्कोप ब्रॉडर भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। जब स्टेट लेवल पे या किसी नेशनल लेवल पे लोग या कोई पार्टीज मिलके कुछ अचीव करना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें डिफरेंट टूल्स मींस को यूज करना होता है। डीके पब्लिशर्स की द पॉलिटिक्स बुक इसको कहती है, दिस दिस वेरी फिनोमेना ऑफ अचीविंग द गोल्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, टूल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो इससे भी सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? किसी भी चीज को पॉसिबल बनाने का जो रास्ता है वो पॉलिटिक्स के थ्रू होता है। और देखो, अगर दुनिया में हर इंसान को हर चीज मिल जाए और जब वो चाहे तब मिल जाए, तो पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको समझने के लिए अगेन मैं एक घर की एग्जांपल देता हूँ कि समटाइम्स जिस तरह आप लोग जब छोटे थे, आप लोगों ने मोबाइल एक्वायर करना था या कोई डिवाइस एक्वायर करनी थी, गेमिंग पीसी एक्वायर करना था या कोई भी चीज, तो घर वालों के साथ आप निगोशिएट करते थे कि अच्छा, अगर मैं अच्छे मार्क्स ले लूँ, मैं नमाज पढ़ने लग जाऊँ या कुछ और करूँ, तो आप मुझे ये लेके देंगे। तो कहने को वो निगोशिएशन थी, लेकिन इन इन द रियल टाइम वो भी तो एक पॉलिटिक्स ही थी। तो गवर्नमेंट्स भी यही कर रही होती हैं, हम लोग भी यही कर रहे होते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो ये गिव एंड टेक के थ्रू अपनी बात मनवा रहे होते हैं। तो डीके पब्लिशर्स इसको कहता है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लुकिंग फॉर द ट्रबल, फाइंडिंग इट एवरीवेयर, डायग्नोस्टिंग इट एंड अप्लाइंग द रॉन्ग रेमेडीज। फिर उसके बाद अगली बात इसके अंदर ये है, डीके पब्लिशर्स में वो ये कहता है कि पॉलिटिक्स जो है मॉडर्न डे में, अगर आप देखो कि लोग गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं हमेशा से। एक साइकिल हमेशा से चल रहा है, एक एंड पे आपकी गवर्नमेंट है, एक एंड पे आपकी पब्लिक है। पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि जी मुझे रोटी कपड़ा मकान और बाकी सारी चीजें दे दें। गवर्नमेंट जो है अपनी कैपेसिटीज को देखती है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो कर सकती है, वो पॉलिसीज फिगर आउट करके उनको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, और पब्लिक अकॉर्डिंगली फिर से रिएक्ट करती है। तो इस तरह एक ही कंटिन्यूअस लूप जो है वो चलती रहती है। गवर्नमेंट और पब्लिक जो है ये एक इस तरह से एंगेज रह रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में और एंशियंट टाइम्स में हमेशा से मसला क्या रहा है? हमेशा से बच्चों मसला ये रहा है कि अगर मुझे लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि आज अगर पाकिस्तान में आप देखें कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन को रादर देन कम करने के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है? बिल्स बढ़ा देती है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देती है, टैक्सेशन कर देती है, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज बनाना शुरू कर देती है, कंट्रोल के जो मैकेनिज्म्स हैं उनको ज़्यादा कर देती है। तो पॉलिटिक्स एक आर्ट थी जो कि ट्रबल को पहले ढूंढ रही थी, ठीक है, और उसे हर जगह भी ट्रबल मिल भी रही थी। जब उसको मिल गई तो रादर देन सॉल्विंग इट, वो उसको डायग्नोस करती है गलत तरीके से और रॉन्ग रेमेडीज अप्लाई करती है। तो रॉन्ग रेमेडीज अप्लाई करने में इस तरह यूं भी समझो कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्वेश्चनेबल है, टेररिज्म राइज पे है। तो बजाय कि आपका पुलिस और बाकी इदारों को बेहतर करने की बजाय हम क्या एक फिनोमेना देखते हैं कि एक नया इदारा बना दिया जाता है। कुछ साल पहले डॉल्फिन का विंग बना दिया गया, अब पीरा बना दी गई, फिर इसी तरह और भी फोर्सेस अब बना बना रही हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज बना रहे हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज में इंस्पेक्टर्स ज्यादा कर रहे हैं, एफपीआर में कोई 1618 से करीब इन्होंने इंस्पेक्टर्स को इस साल में हायर किया है। तो आई होप कि अब आप इस चीज को फॉलो कर रहे होगे कि पॉलिटिक्स क्या है। पहले कहा जाता था कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब कहा जाता है कि सियासत क्या है, कि मुश्किल को ढूंढो, पहले उसको हल करने की कोशिश करो, लेकिन हल करने के बजाय उस पर गलत सॉल्यूशंस अप्लाई करो, और फिर अल्टीमेटली जो है वो प्रॉब्लम वर्स होती जाएगी। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जो आप सीएसएस में, खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस पाकिस्तान अफेयर के पेपर्स में रिपीटेडली आप एक वर्ड सुनोगे, विकेट प्रॉब्लम्स का। अब जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, विकेट प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि कोई एक ऐसा प्रॉब्लम जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रहा हो, और रादर देन वो बेहतर होने की बजाय वो वर्स होता जाए, और उसका कोई एक हल ना हो, एक सोल्यूशन ना हो, बल्कि उसके मल्टीपल वे आउट्स हों उसके, और उनको एक टाइम पे आप इम्प्लीमेंट भी ना कर सकें, और उसको हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जिस तरह आपका एजुकेशन का 1960s में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि आपके एजुकेशन क्राइसिस हैं,
आपके पहले से टीयर्ड सिस्टम एजुकेशन का एग्जिस्ट करता था। अब अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पैरेलल 4 to 5 सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं एजुकेशन के। आपका पब्लिक सेक्टर सिस्टम है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आईवी लीग्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, आपका मदरसा सिस्टम है, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ड्रिवन एनजीओज या दानिश स्कूल वगैरह जिस तरह हैं। ये 5 टीयर्ड आपके एजुकेशन के एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूनिसेफ की रिपोर्ट जो है वो कहती है बार बार। ठीक है। तो अब देखो कि एजुकेशन का 1960s में ये मसला शुरू हुआ, उसको हल करने की बजाय, इकराम बच्चे प्लीज स्क्रीन के साथ कुछ नहीं करो। देखो, अगर मैं ये एक डेडिकेशन के साथ एक एफर्ट पुट कर रहा हूँ तो आप प्लीज इसको सीरियसली लो। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि 1960s में ये मसला हाईलाइट होता है, उसको हल करने की कोशिश की जाती है, डिस्पैरिटी ओवर द पीरियड टाइम बढ़ जाती है, एजुकेशन जो है वो रादर देन के एक स्टेट की सर्विस हो उसको कमोडिटी बना दिया जाता है, और एक बड़ा ल्यूक्रेटिव उसको बिजनेस बना दिया जाता है। फर्दर फिर आप ये देखते हो कि एनजीओज इन्वॉल्व हो जाती हैं प्रोजेक्ट ड्रिवन के। वर्ल्ड बैंक अगर दानिश स्कूल को फंड कर रहा है तो उसके पीछे उनका एजेंडा है। वो एजेंडा क्या है कि जी यहाँ से जो एबल लोग होंगे, जो ब्रेन ड्रेन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको यहाँ पे भी यूज किया जाए, या उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके इंस्टीट्यूशन के लोग जो हैं फिर उनको उनको यूटिलाइज किया जाएगा। खैर, अब पॉलिटिक्स का, इससे ये विकेट प्रॉब्लम की मैंने एग्जांपल बताई। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, इसको कंटिन्यू किया जाता है। वो क्या किया जाता है कि ऑल दो मॉडर्न डे में पॉलिटिक्स को इस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, लेकिन अगर लेकिन अगर जो पॉलिटिक्स हैं या अथॉरिटी जो है वो वाइज लोगों के हाथ में दे दी जाए, जिस तरह प्लेटो, अरिस्टोटल या बाकी फिलोसफर्स कहते थे फिलोसफर किंग्स होने चाहिए या पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। वो ये समझते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है अगर वाइस लोगों के हाथ में होगी तो ये साइंस और आर्ट बन जाएगी, और उस आर्ट और साइंस के थ्रू ह्यूमन अफेयर्स को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि कोई भी चीज जो कॉमन गुड के लिए है, इंसान की बेहतरी के लिए है, उसके लिए एस्पायर किया जाएगा। जिस तरह जितनी भी गुड स्टेट्स हैं, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस बेशक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इट डजेंट मैटर। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं अभी इस क्लास में, हमारी क्लास में 20-22 लोग हैं, 20-21 लोग हैं, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि एक अच्छी स्टेट क्या है, क्या आप लोग कोई 20 बच्चे हैं, कोई एक एक पॉइंट बता सकते हो मुझे कि अच्छी स्टेट कौन सी होती है, या एक अच्छी स्टेट का क्या ट्रेट हो सकता है, या एक अच्छी स्टेट की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? शाबाश अरसलान बच्चे। रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो लॉ है उसको उसकी डोमिनेंस होनी चाहिए, कहीं पे कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए लॉ इक्वली होना चाहिए। ये एक इसका ट्रेट है। उसके बाद आप ये देखो कि जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी, कल्चर, असद बच्चे यू आएगा कल्चर के अंदर, सिविलियन सुप्रीमेसी, सनाउल्लाह। अच्छा चलो इस पे बात करेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए नहीं, इक्वलिटी। अब ये देखो कि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप लोग जो है न्यूज़पेपर देखते हो, बड़ों के साथ बैठते हो, या आपस में डिस्कशंस करते हो कहीं कैफेस पे बैठ के, यूनिवर्सिटीज में बैठ के, या कहीं पे भी बैठ के, तो वहां पे आप किसी भी मसले के हल के लिए जो भी सोल्यूशन की बात कर रहे होते हो, जो भी रिकमेंडेशन की बात कर रहे होते हो, एक अच्छी स्टेट के अंदर वो होना जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल साइंस कहने को इतना आसान सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस कहने को इतना आसान सब्जेक्ट है कि जिस तरह एक माँ की ड्यूटी क्या होती है, उसने अपने बच्चों को नर्चर करना है, या माँ बाप दोनों की ड्यूटी ये होती है, उन्होंने अपने बच्चों को नर्चरिंग करनी है, उनकी नर्चरिंग करने के लिए अच्छा माहौल देना है, इक्वलिटी रखनी है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ता बनाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी फिलोसफर हो, कोई भी हो, तो वो स्टेट की ड्यूटी के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो आप सब ने जो भी जवाब दिया वो सारे के सारे सही जवाब हैं। ये वाली प्रैक्टिस मैंने सिर्फ इसलिए करवाई ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि डिस्पाइट द फैक्ट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ज्यादा होता है, ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि आपने बचपन से लेके अब तक जो कुछ पढ़ा है आप उसको यूज कर सकते हो। और अगेन यही बात कि अभी मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कैसी है, कि पहली अटेम्प्ट है, दूसरी अटेम्प्ट है। एक चीज याद रखनी है, आप सेशन ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, कि सीएसएस जो है उसकी प्रेपरेशन आप लोगों ने अभी नहीं शुरू की। सीएसएस की प्रेपरेशन आप लोगों ने अभी नहीं शुरू की, बल्कि
जब से आपने पढ़ना लिखना शुरू किया है, आपकी 16 साल की जो एकेडमिक जर्नी है, जब से आपने शुरू की है, आपने कुछ पढ़ा होगा, कोई एनेक्डोट पढ़ी होगी, किसी से बात की होगी, कोई स्पीच की होगी, कोई स्पीच सुनी होगी, कोई आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन कभी याद होगी, उस सब चीज़ों को, उस सब की सब चीज़ों को आप पेपर में यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस में, अब मैं पहली बात बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर लेने के लिए आप इस सब्जेक्ट को फोकस करने के साथ साथ आपको मल्टी डिसिप्लिनरी रहना है। इवन प्लेटो और अरिस्टोटल ने भी जब आइडियल स्टेट की बात की है, तो उन्होंने भी क्या बात की है कि स्टेट जो है एक मदर की तरह होती है जो नर्चर करती है, या एक प्लांट, सीड और प्लांट की तरह होती है। सीड जो है वो अल्टीमेटली प्लांट को फिर ग्रो करने के लिए पूरा पूरा फ्रेमवर्क दे रहा होता है। तो सारी चीजें इकट्ठी लेके चलनी है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि कोई रॉकेट साइंस है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी आपको आती हैं, वो आपने आपने समझ के उसको प्रॉपरली एकेडमिक टोन में ला के आप लोग पेपर में लिख सकते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस को क्यों चूज करना है? एक तो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसके अंदर लॉ भी है, पब्लिक एड भी है, क्रिमिनोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है। फिर पाकिस्तान अफेयर का बहुत सारा एस्पेक्ट्स आता है, करंट अफेयर का इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करो या ना करो, इन एवरी केस क्या होगा, आपको पॉलिटिकल साइंस की चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। जिस तरह अगर आपका पास होता है कल को, तो इंटरव्यू में वो आपसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ सकता, या फिर वो आपसे पूछेगा फेडरल स्टेट क्या होती है, वो आप कहाँ पे पढ़ोगे, वो आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ोगे। या वो आपसे पूछ सकता है कि बजट कैसे बनता है, वो पब्लिक एड में भी आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो। तो और आपको पता है कि अगर आप पीएमएस का या सीएसएस का एसए का सिलेबस उठा के देखो और उसको एनालाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि हर साल गवर्नेंस से, इकोनॉमी से, और पॉलिटिकल साइंस से एक ऐसे टॉपिक जरूर आता है, जिसका मतलब क्या है कि दो के करीब आपके टॉपिक्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर रहे होते हैं। ये जो आज वाला टॉपिक जिसका मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम क्लास में भी करेंगे। तो ये अब हॉट टॉपिक है कि ये आपके पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, आपके एसए में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो इस तरह ये जो सब्जेक्ट है ये ओवरलैप करेगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ, और आपके इंटरव्यूज के साथ, आपके एसएस के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन इसका एक मसला है जो मैं पहले बता दूं आप लोगों को। इसका मसला ये है कि मेरी क्लासेस यूजली लंबी होती हैं, 2 से ढाई घंटे की, समटाइम्स 3 घंटे में भी चली जाती हैं। तो मुझे मिनिमम 20 क्लासेस चाहिए होती हैं, 18 से 20 क्लासेस चाहिए होती हैं इसको कवर करवाने के लिए। उसके अंदर भी फिर बाद में मुझे मेकअप सेशंस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो गई है तो उसको पढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर थेरीज बहुत ज़्यादा हैं, थेरीज और फिलोसफर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वेस्टर्न फिलोसफर्स देखो, उसमें से आपके पेपर में हर साल 3 सवाल आते हैं। अब 2 से 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल तो लाजमी आने होते हैं, लेकिन 3 सवाल भी आ जाते हैं। अब आपको 12 के करीब फिलोसफर्स करने पड़ेंगे इन 3 सवालों को कवर करने के लिए। फिर मुस्लिम फिलोसफर्स में से 1 से 2 आते हैं, वो आपको 6 से 7 फिलोसफर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो एक ड्रॉबैक है, शॉर्ट कमिंग है, वो क्या है, वो ये है कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें थेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, इसमें थेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। और इवन मेरा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा मास्टर्स है और गवर्नमेंट कॉलेज से है, फिर मेरा एक्सपोजर भी है, उससे पहले भी मैं काम कर रहा था, बहुत सारी थेरीज हमें ऐसी भी पता लग जाती हैं जो हमने कभी नहीं पढ़ी होती। मेरा बैचलर्स भी इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट याद रखना है कि जब थेरीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, फिर इसके अंदर क्रैमिंग का एलिमेंट होगा। खास तौर पे जो पेपर 2 है उसके अंदर क्रैमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आ, बच्चों अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ये ओरिएंटेशन पूरी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं लास्ट पे आप लोगों के सवाल लूंगा। अच्छा, अब उसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 1 में भी कुछ किसी हद तक, अगर आप ये देखो पेपर 2 में भी किसी हद तक देखो, तो अब पिछले 4 सालों से 5 सालों से इसका जो ट्रेंड है वो एनालिटिकल होता जा रहा है। वैसे भी पिछले 2 सालों से अगर आप सीएसएस को देखो, तो आपको एक चीज पता लगेगी कि सीएसएस अब कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। अब इसको समझने के लिए पास्ट पेपर्स को पढ़ना तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन इसमें ये देखो कि 2000 से लेके 2010 तक कैसे सवालात आते थे कि बिल्कुल सीधे सीधे के प्लेटो का फिलोसफर किंग बता दो, अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट बता दो, मैकियावेली की पावर पॉलिटिक्स के बारे में बता दो, फराबी की इमामत खिलाफत, कुछ भी इस तरह की सारी चीजें बता दो। फिर उन्होंने सॉरी, उन्होंने 2010 से 20 तक का अगर आप एनालिसिस देखो, वैसे तो इसको मैं 5 5 सालों में और भी डिवाइड कर सकता हूँ।
अगर आप इसके ट्रेंड देखो तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा उन्होंने एनालिटिकल या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करना शुरू कर दिया। जिस तरह उन्होंने एक सवाल पूछना शुरू कर दिया बार बार कि मैकियावेली इज द सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स, कमेंट। कि पहले कहा जाता था कि उसकी थ्योरी बताओ, अब कहा गया, अब ये कहा गया कि हम एक स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर अपना जो नजरिया है, जो आपका ओवरव्यू है या आपका एनालिसिस है वो बताएं। 21 से 24 तक पॉलिटिकल साइंस हिट हुआ है। हिट होने का मतलब क्या है कि इसमें आईआर को ये थोड़ा सा प्रमोट कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज और बच्चों समझ लो कि आपके तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं: पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज। इसको नियरली 70 to 80% कैंडिडेट्स इसको ऑप्ट करते हैं। 70 to 80% इसको ऑप्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस थर्ड हाईएस्ट ऑप्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आगे जाके मैं स्कोरिंग ट्रेंड भी बताऊंगा। लेकिन जब मैं भी कर रहा था तो मुझे सबने मना किया था कि ये ना रखो, ये सारे रखते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगता है जिस पे आप खुद से लिख सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एट लेंथ आप उस पर लिख सकते हो, तो आप उसको जरूर ऑप्ट करें। Political science, I scored 137. Criminology, I scored 79. Gender studies, I scored 80 and 81 in both attempts. तो ये बात बताने का मकसद ये है कि ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है और आप पेपर में कैसे लिखते हैं। फिर पिछले 2-3 सालों से कुछ ज्यादा और उससे पहले आप ये देखो कि करंट अफेयर से सवाल आज ज्यादा आते हैं। जिस तरह फॉरेन पॉलिसी से एक सवाल आना होता है, पिछले 2 सालों में 2 से 3 सवाल पेपर 2 में ही आने लग पड़े हैं इससे रिलेटेड। या करंट हैपनिंग्स जो हो रही होती है, जिस तरह पैलेस्टीन की हो गई या कोई भी पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हो गए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं, वो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो जब हम 18-20 लेक्चर्स मेरे जो होंगे उसके अंदर मैं थीरीज वगैरह पढ़ा दूंगा, पेपर 1 पेपर 2 करवाऊंगा, उसके बाद मैं एक बात कहता हूँ कि मैं कुछ मेकअप क्लासेस लेता हूँ। उसके अंदर फिर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह 27th अमेंडमेंट आई थी लास्ट टाइम, या कोई और हैपनिंग्स हुई थी, तो उसके लिए फिर हमें मेकअप क्लासेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें फिर आपका पेशेंस चाहिए होता है। और एक चीज़ मैं ओपनली अपने हर सेशन से पहले कहता हूँ कि मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी थी, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं अच्छा, तो आपको अकेडमीज की जरूरत भी नहीं होती। मैं ये जरूर कह सकता हूँ अपना सेशन बेचने को या कुछ और करने को कि जी मेरे से पढ़ें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरी लर्निंग ये है कि जो मेरा ये 2-3 साल का जर्नी है, कि इसमें आपको लोग हेल्प आउट जरूर करते हैं। हमें भी गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन एट द डे एंड ये आपकी बैटल है और आपकी फैमिली की बैटल है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही इसमें फ़ायदा होगा आपको। लास्ट पे फिर मैं हर ओरिएंटेशन पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बताता हूँ, क्योंकि अब तो वैसे भी बहुत कम टाइम है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि 60% से ज़्यादा जो बच्चे हैं, ये जो इन्फोग्राफिक थोड़ा सा बनाया हुआ है, 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 60% से ज़्यादा स्कोर नहीं ले पाते। मतलब कि 120 से ज़्यादा स्कोर बड़े कम बच्चों का होता है। उसकी वजह एक तो पेपर 2 है। पेपर 2 बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे मेरे अपने लाइफ का जो मंत्रा है, जो अपना एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। इधर आपने अपने आप को ट्रेन किया होता है, या आप ट्रेन किए गए होते हैं, या आप अनट्रेंड होते हैं। इस चीज़ को यूँ समझो कि कोई भी काम अगर आप देखो, आप अपने आप से सवाल पूछो अपने आप से इस वक्त कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको एक आधा जवाब ज़रूर मिलेगा। वो जो भी आपको जवाब मिलता है उसकी वजह क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो जो स्किल है आपने उसको इम्प्रूव किया है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका उस चीज़ के साथ एक्सपोजर ज़्यादा था, आपका टाइम वहां पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। अगर मैं अच्छा बोलता हूँ या मेरी प्रेजेंटेशंस अच्छी हैं, तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आई वाज डूइंग अ जॉब जिसमें मेरा काम ही यही होता था कि मैंने मार्केटिंग की प्रेजेंटेशंस देनी होती थी। तो रूल एक ही है और बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने किसी काम में अच्छे होना है, वो पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी और सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी एफपीएससी की वेबसाइट पे हर साल की एनुअल रिपोर्ट होती है। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बड़ी माइन्यूट चीज़ें भी होती हैं, और एग्जाम ट्रेंड्स भी होते हैं, और एग्जामिनर का एनालिसिस भी होता है। पॉलिटिकल साइंस पीएमएस का हो या जो है सीएसएस का हो, इसमें जो एग्जामिनर रिपोर्ट हैं वो फेलियर की या लो मार्क्स की 2-3 वजूहात ही बताते हैं। जो ये वाली वजह है कि पुअर इंग्लिश या लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का ना होना, ये हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पहली नजर आएगी। उसकी वजह भी क्या है कि हम ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, या हम पेपर्स के नज़दीक आके मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और इसमें
कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग अभी भी हम लोगों ने पढ़ना छोड़ा हुआ है, तो अगर हम एक साल किताबें ना पढ़ें तो हमारी भी जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, वोकेबलरी है, जार्गन्स हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज़ और होती है बच्चों के, कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स हैं, सिंटेक्स का, सेमेंटिक्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा कि मतलब आपके सही नहीं बन रहे, आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बड़े माइन्यूट से हैं। फिर आपका जो सवाल होता है उसके अंदर कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कि किसी सवाल के शुरू में वो कह देता है कि एक्सप्लेन करो, किसी में कह देता है डिस्कस करो, किसी में कहता है एनालाइज करो, किसी में कहता है कमेंट करो। तो आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, डायरेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मेरा पॉलिटिकल साइंस में स्कोर क्यों ज्यादा है, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ये उन बच्चों के लिए हैं जो सेशन ऑब्वियसली नहीं ज्वाइन करेंगे। मेरा पॉलिटिकल साइंस में स्कोर इसलिए बच्चों ज्यादा था कि मेरी अप्रोच यही होती थी कि जो क्वेश्चन होता था इंट्रोडक्शन की पहली 2-3 लाइनों में, मैं टू द पॉइंट मार्कर से उसका आंसर दे देता था। जिस तरह मैंने अब अगर मैकेवेली की एग्जांपल आप लोगों को पहले दी है, तो उससे मेरे से अगर एग्जाम में पूछा कि क्या मैकेवेली हर स्टेट का, हर टाइम का सिटीजन है, कमेंट, तो मैंने इसको आंसर क्या किया कि मैंने पहले बड़ा सारा यस लिखा, मतलब एक लाइन के अंदर उसको कैपिटल लेटर्स में यस लिखा, ही इज द, या मैकेवेली इज द सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स। फिर अगली 2 लाइनों में वाई, और उसके बाद जिस तरह हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसी तरह मैं उसको फॉलो करता था। तो और मेरे तो सवालात के जो जवाबात थे पॉलिटिकल साइंस के, वो 4 to 6 पेजेस के थे, इससे ज्यादा के नहीं थे। तो लेंथ भी एज सच मैटर नहीं करती, अगर आपको पता है आपने क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। हर जो सिलेबस है, अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट से जाके सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड करो और सब्जेक्ट वाइज उसको ओपन करो, तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं। पार्ट 1 के, आप ये देखो कि पार्ट 1 के 11 के करीब सेक्शंस हैं। उसके अंदर से 4 सेक्शंस ऐसे हैं या 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो हैं ही कॉन्सेप्ट कि लिबर्टी क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि राइट्स क्या होते हैं या लिबर्टी क्या होते हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको अभी डिफाइन कर सकोगे? अब ये वो बातें हैं या ये वो टर्म्स हैं जिसको आप हमेशा से सुनते आ रहे हो। या डेमोक्रेसी है, उसका ओरिजिन क्या है, कौन से 2 लफ्जों से मिलके वो बना है। आ, तो यहाँ पे एक और लेसन भी आप लोगों के लिए ये है कि हम बहुत सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में सुन रहे होते हैं, उनको हम क्लीशे या ट्राइट बना देते हैं कि अच्छा ये तो सुना है तो आता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, कि जो फेडरेशन है उसके क्या फ्लॉज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आप 14-15 हेडिंग्स उसकी बना सकते हो बैठ बैठ के अभी? अगर नहीं बना सकते तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंटेशन होती है, और आपका जो, मेरे जो उस्ताद थे जो मुझे गाइड करते थे, वो ये कहते थे कि ये पेपर जो है इसमें आपने किताबें और बाकी सारा कुछ ज़रूर पढ़ना होता है, लेकिन एट द डे एंड आपकी ये एनालिटिकल राइटिंग का पेपर होता है। जो आपने मेमोराइज किया है उसको आपने लिखना है। इसीलिए कहा जाता है कि जीपीटी को आप यूज़ करें स्मार्टली, लेकिन उसके ऊपर रिलाय ना करें। तो अगर कुछ चीज़ें तो आपको बुक्स से 90% या 80% चीज़ें आपको बुक्स से मिल जाती हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर जाएं, जितने मर्जी साल आप प्रिपरेशन कर जाएं, एग्जाम के अंदर इम्प्रोवाइज करना है। मतलब वहां पे बैठे बैठे आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद से बनाना पड़ेगा अपनी सोच के थ्रू। ठीक है। तो वो कब होगा? जब आपके अंदर एनालिटिकल स्ट्रेंथ्स होंगी, एनालिटिकली आप चीज़ों को देख सकते होंगे। अब करना क्या होता है कि पेपर 1 जो है वो तो बड़ा सिंपल सा है। उसमें आप चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं कि पहले आप आइडियोलॉजीज को लेके चलते हैं, 3-4 लेक्चर्स में आपकी फेमिलियरिटी बन जाती है रेपिटेशन से। फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बाद आप लोकल गवर्नमेंट जैसे जो टॉपिक्स होते हैं उस पे आ जाते हैं। पेपर 2 जो है, पेपर 2 बहुत सिंपल है। पेपर 2 के अंदर सिंपल क्या है कि देखो, यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो चेंज नहीं होना। उसने उसके प्रेसिडेंट की पावर पूछ लेनी है, वो इलेक्ट किस तरह होता है वहां पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन सा है, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे क्या है, या वहां पे जो रिसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, या वहां पे जो रिसेंट जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसके ऊपर सवाल पूछेगा, और पूरी दुनिया में भी ऐसे ही होगा। पाकिस्तान का भी बड़ा सिंपल सा है, 56 का आइन क्या है, 73 का क्या है, 62 का क्या है। फ्रांस जो है उसके अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फिफ्थ रिपब्लिक उसे कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक एस्पेक्ट होता है इसके अंदर के, एक रिपीटेडली जो सवाल पूछा जा रहा है कि ईयू से साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस क्या सीख सकती हैं। या फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल आता है कि फॉरेन पॉलिसी के क्या पाकिस्तान के डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं,
ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, या एक और एस्पेक्ट ये होता है कि कायद ने या सर सैयद ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर, या फिर मिलिट्री का रोल, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, इसको मैंने जर्नलाइज करके जितना बताया है, ये इस बताने का मकसद ये था कि आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हैं, अब उसको एकेडमिक रेफरेंस से हमने देखना है। अच्छा, अब ये जो इस साइड को मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसके अंदर थोड़ी सी एक आधी चीज और है जो बताने वाली है कि देखो दुनिया के अंदर, मैं वैसे बाइबल के रेफरेंसेस भी देता हूँ, कुरान के भी देता हूँ, बुक्स के भी देता हूँ, बहुत सारी और चीज़ों के भी देता हूँ। बाइबल के अंदर एक चीज़, एक एक रेफरेंस है बाइबल का जिसको आजकल अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो रेफरेंस क्या है कि एवरी मैन शैल रीप द फ्रूट ऑफ हिज टंग। एवरी मैन शैल रीप द फ्रूट ऑफ हिज टंग, कि हर इंसान जो है कि वो अपनी जुबान का जो है वो फल खाता है। और ये चीज हमारे सीएसएस में भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बार का भी अगर आप टॉपर देखो, ही स्कोर्ड 703 बट ही स्कोर्ड 230 235 शायद इन इंटरव्यू। तो जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छा आप सुनेंगे, उतना अच्छा आप बोलेंगे। जितना अच्छा आप रीड करेंगे, जितने अच्छे रेफरेंसेस से या बुक्स से आप रीड करेंगे, उतना अच्छा आप लिखेंगे। इस चीज को यूं भी समझो, मैकेवेली भी यही कहता है, अरिस्टोटल भी यही कहता है कि हर इंसान जो है उसकी जो रियलिटी है वो एक्चुअली उसके इर्द गिर्द के पांच लोगों की रियलिटी है। कि मेरे जो पांच दोस्त हैं, उनके जो जो ट्रेड्स हैं मेरे अंदर भी वही ट्रेड्स होंगे। अगर मेरे जो पांच दोस्त हैं, अगर लेट्स सपोज के वो 2 मिलियन अ मंथ कमाते हैं, तो हो सकता है मैं 1 मिलियन कमाता हूं, लेकिन अगर मेरे पांचों दोस्त कुछ नहीं कमाते तो मैं भी कुछ नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस बात को बताने का मकसद क्या था कि जिस चीज से आप अपने आप को सराउंड करेंगे, जिस चीज में आप वक्त लगाएंगे, वैसे होने लग जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि जो सजेस्टेड बुक्स हैं मैं अभी आगे जाके बताता हूँ, उनको आप रीड करें। जिस तरह ज्यूड हार्मन प्लेटो टू प्रेजेंट पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू प्रेजेंट वाली है, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसको सिर्फ एक दफा या दो दफा रीड कर लें तो आपकी बहुत ज्यादा वोकैब जो है वो पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड हो जाएगी। ठीक है, फिर हिस्ट्री जो है वो तो साथ साथ हम करते रहते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, मैं एग्जांपल्स थोड़ी सी ज़्यादा देता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो अभी तक हमें क्या पता लगा, अभी तक हमें ये पता लगा कि मैडम अहीन हमें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी, शी टॉप्ड CSS 2020। उससे पहले उन्होंने 15 में FSP में और 13 में IRS में वो गई थी। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने प्रिपरेशन 2021 में या 2 में स्टार्ट की, मैंने मैडम को मेल किया तो उन्होंने मुझे आ, दो लाइनों में बताया था। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला 70% सिलेबस सिर्फ रीड कर लो और बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दो। तो इस यही चीज़ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, पेपर 1 का और पेपर 2 का, और उसके बाद लिख लिख के आप लोगों ने एक्सप्रेशन डेवलप करना है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब तो आप लोगों के लिए पढ़ना ये बहुत आसान हो गया हुआ है। आप आसान क्यों हो गया हुआ है? AI है, आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को जाके पढ़ सकते हैं। अब लास्ट पे, अब मैं थोड़े से जो ओरिएंटेशन का एंड है उस पे मैं आपको थोड़े से सोर्सेज बताता हूँ जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी, जिसको आप भी कंसल्ट कर सकते हो। तो बेस बुक जो है इसको मैं बाद में थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर दूंगा, और इसका साइज भी जो है वो भी बड़ा कर दूंगा। तो सबसे पहली बुक जो आप लोगों ने एक्वायर करनी है वो मजरुल हक की थ्योरी एंड प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये आपको सॉफ्ट में भी मिल जाती है वैसे तो, लेकिन जिनको सॉफ्ट में पढ़ने की आदत नहीं है तो ये बेसिकली दिस इज द प्राइमरी टेक्स्ट बुक जिसको आपको पढ़ना जरूरी होता है पॉलिटिकल साइंस में आने में, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा स्कोर लाने में। मेरा भी स्कोर क्यों आया पहली बार तो मैंने जो अटेम्प्ट दी थी, जो मेरा पहला PMS पास हुआ था, उसके अंदर भी मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। आई वॉज डूइंग 2 जॉब्स और साथ में मेरा MPhil चल रहा था। तो मेरे पास एज नहीं थी, आई स्टार्टेड वेरी लेट। तो फिर मैंने पहली अटेम्प्ट दी, लेकिन मैंने मजरुल हक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, इस वजह से मेरा स्कोर भी अच्छा आ गया। दूसरी बुक भी मजरुल हक की है जो पेपर 2 के लिए है खास तौर पे। उस बुक का नाम है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये दोनों अगर आप पढ़ लें तो आपका बहुत हद तक सिलेबस कवर हो जाता है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, या आपको यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जो आपको पेपर 2 में करंट अफेयर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी। इकरा बच्चे अभी थोड़ी देर रुको, मैं ये ओरिएंटेशन पूरी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मौका देता हूँ कि आप पूछ लेना जो आप लोगों ने पूछना हो। अच्छा, फर्दर आप ये देखो कि DK पब्लिशर्स की द पॉलिटिक्स बुक है, द पॉलिटिक्स। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी। फिलोसफर्स के लिए ज्यूड हार्मन राइटर है।
इसकी प्लेटो टू प्रेजेंट पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू प्रेजेंट जो है ये बहुत अच्छी बुक है। और मुस्लिम फिलोसफर्स के लिए शाहिद हुसैन राजा साहब हैं, लम्स में पढ़ाते हैं। उनकी मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स, मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स के नाम से बुक है, वो आप एक्वायर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपको सिंगल सोर्स कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं कुछ नोट्स एंड पे आप लोगों के साथ दिखा दूंगा कि मेरे नोट्स किस तरह हैं। कुछ हैंड रिटन होंगे, कुछ टाइप्ड होंगे, मिक्स ही होते हैं मेरे यूजली। तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरे नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, अंदर कोट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये वो रेफरेंसेस हैं जिनसे मैंने प्राइमरीली पढ़ा था, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिस तरह स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया जो है, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया, तो ये बहुत अच्छा एक रेफरेंस है। फिर उसके बाद कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, ये बहुत अच्छा एक सोर्स है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर सिविकस एक वेबसाइट है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हो। बीबीसी, बीबीसी का है। जो अगर बच्चे मेरा कोर्स लेंगे उनको तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने नोट्स जो हैं वो 2 साल की मेहनत से बने हुए थे, तो उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों के, उसके अंदर अपडेट्स आती हैं, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवा देता हूँ ताकि पेपर में अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो फिर आप लोगों को उस तरह मुश्किल फेस ना करनी पड़े। बुक्स बच्चे ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये सारी बुक्स। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, देखो लेट का मतलब होता है 5-10 मिनट लेट हो जाएं। अगर 40-45 मिनट लेट हों तो ये डिलिब्रेट प्रोक्रेस्टिनेशन है आपकी। तो ये बुक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, तो इसको आप देख लीजिएगा फिर प्रॉपरली, दोबारा से सुन लीजिएगा। तो ये रेफरेंसेस हैं, ये सोर्सेज हैं जिससे आप अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो ये बच्चों हमारी ओरिएंटेशन थी। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो अब आप लोग सवाल पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को फिर उन आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं उनको मैं एड्रेस कर देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है आपके 20 तक लेक्चर्स होंगे जिस पे आप कवर करवाएंगे। तो जी उसके अंदर आप एक दफ़ा पॉलिटिकल साइंस का सारा सिलेबस कवर करवा देंगे या एंड पे फिर ये होगा कि नहीं कुछ टॉपिक्स हमें खुद भी करने पड़ेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने बात ओरिएंटेशन के दौरान भी कही है बार बार कि पॉलिटिकल साइंस की डोमेन बहुत बड़ी है। मेरी कोशिश होती है मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जिस तरह ये जेन जी के प्रोटेस्ट, अभी ये डेवलप होगा। अगर 28वीं अमेंडमेंट आती है तो वो भी डेवलप होगा, तो फिर हम उसका क्या करते हैं कि हम मेकअप क्लासेस रख लेते हैं, और उसके अंदर फिर मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करवा देता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इटसेल्फ इतना ज़्यादा है कि आप सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं कर पाते। जिस तरह अगर मुझे 1 मिनट दो, मैं सिलेबस ओपन करूँ, मैं सिलेबस ओपन करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या क्या करवा रहा होता हूँ। तब तक बाकी बच्चों के जो सवाल हैं, प्लीज़ बच्चों आप उसको टाइप कर लो, ताकि फिर हम सबका जो वक्त है वो थोड़ा सा बच जाए। आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस जो है वो नज़र आ रहा होगा, एफपीएससी का जो सिलेबस है। अब इसमें मैं पॉलिटिकल साइंस पे अगर जाऊं, तो ये देखो, अब ये जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। प्लेटो हर बार आता है, अरिस्टोटल आ जाता है, मैकियावेली आ जाता है, मॉन्टेस्क ऑन एंड ऑफ आ जाता है, आपके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो आते हैं। कांट सिर्फ एक बार आया हुआ है, मिल 3 बार आया हुआ है, बेंथम 2 बार आया हुआ है, हेगल कभी नहीं आया हुआ। मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मेयो जो है ये बार बार आए हुए हैं। और डेस्कार्ट्स एक दफ़ा आया हुआ है, सार्त्रे एक दफ़ा आया हुआ है, और फूको एक दफ़ा आया हुआ है। तो अब आप ये देखो कि 2 सवालों के लिए आपको ये सारे फिलोसफर्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैं इनको ये पढ़ाने लगूं तो यकीन करो कि मुझे 30 दिन तो इनको पढ़ाने पे लग जाएं। या कोई भी जिसने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है, बाद में शौक से पढ़ा हुआ है, तो इनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इनको मैं अच्छे से करवाता हूँ, बाकी सबके मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि फराबी, गजाली, मावरदी, इन तीनों को शुरू में, फिर इकबाल हो गया, खल्दून हो गया, ये 5 मैं बहुत अच्छे से करवाता हूँ, बाकी सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ या उनके नोट्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं स्टेट की बात करूं, अब देखो अभी तक आप लोगों के 3 सवाल अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, 3 सवाल यहाँ तक अटेम्प्ट होंगे, या 2 सवाल भी कभी कभी अटेम्प्ट होते हैं यहाँ तक। उसके बाद अगर आप ये देखो कि यहाँ से सवाल क्या आता है कि इस्लामिक और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो है वो पढ़ा के, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाता। अगर मैं स्टेट सिस्टम पढ़ाना शुरू करूँ तो स्टेट सिस्टम की इटसेल्फ 5 थेरीज हैं, उसके आगे 9 फर्दर थेरीज हैं इसकी।
तो अगर जो गिवन हम हमारे जो डायनामिक्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, बच्चों सिलेबस नहीं शो हो रहा आप लोगों को? सॉरी। चलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से फिर, अब ये ह्यूमन राइट्स हो गए, राइट्स एंड ड्यूटीज वाला मैं करवाता हूँ, लिबर्टी भी करवाता हूँ, सॉवरेनिटी भी करवाता हूँ। बाकी सब जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस क्लास में जरूर करता हूँ, लेकिन उनको उस तरह एज इट इज क्वेश्चंस के लिए मैं नहीं करता। मेरी क्लास में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता जो मैंने डिस्कस ना किया हो। हाँ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं तो कुछ नोट्स जो हैं वो कम जरूर हो सकते हैं। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज का, सॉरी, विमेन इंक्लूजन, इंक्लूसिवनेस, सोशलाइजेशन, कल्चर क्या है, ये मैं सारा का सारी ऑलमोस्ट करवाता हूँ। पार्टिसिपेशन के अंदर पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये मेन मेरा फोकस होता है। और यहाँ पे मिलिट्री और सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है, और पेपर 2 में जुडिशरी को, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके ऊपर बात, ये मैं सारा का सारा करवाता हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। और इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो इन 4 आइडियोलॉजीज के ऊपर होता है, और बाकी ये बताता ज़रूर हूँ मैं। तो देखो, अब ये इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं, बिलीव मी कि जब मेरी क्लास 2 घंटे से ज़्यादा होती है तो बच्चे क्लास में कहना शुरू हो जाते हैं कि सर बस करें, इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 20 क्लासेस में ये करवाऊंगा तो उसमें, चलो मेरी तो एफर्ट कम होगी क्योंकि मैंने पढ़ भी लिया हुआ है, पेपर भी दे लिए हुए हैं, और नोट्स भी अब ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें ज़्यादा कैपेसिटी आप लोगों की चाहिए होती है। तो पब्लिक एड के मेरे 28 लेक्चर्स होते हैं। 28 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन 22 के बाद बच्चों की बस होना शुरू हो जाती है। हमें उस्मानी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया था। तो उनका पढ़ाने का तरीका ये होता था, उनका असूल ये होता था कि आप इतना ज़्यादा काम कर लो कि पेपर में फिर आपको मिनिमम रिस्क लेना पड़े। तो मैं आप लोगों को इतना काम करवा दूंगा कि आप लोगों का पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा, और उसमें स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। तो पेपर 1 का सिलेबस देखो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लोग पेपर 2 को, पेपर 2 को जो है वो ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं पेपर 1 को ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ क्योंकि इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। फिर लास्टली लोकल गवर्नमेंट है या डिसेंट्रलाइजेशन डेवोल्यूशन की बात होगी। और फर्दर आप ये देखो कि पेपर 2 के अंदर यहाँ से 1 से 2 सवाल आने होते हैं, ठीक है, कि यूएस का, यूके का जनरली पूछा जाता है, कभी कभी फ्रांस का पूछ लिया जाता है। ये तो मेन 2 ये होते हैं, और लेकिन ये हम 3 डिटेल में करेंगे, जर्मनी का भी मैं उसके नोट्स और थोड़ा सा उसको मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ। फर्दर आप ये देखो कि टर्की का या ईरान का पूछा जाता है, अब इंडिया और चाइना का भी पिछले 4 सालों से ज़्यादा पूछा जा रहा है। और यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आते हैं, तो एक सवाल यहाँ से या 1 से 2 सवाल आप यहाँ से करना होता है आपने। तो ये सेक्शंस जो बने हुए हैं, एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से होता है, और फिर फर्दर यहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। यहाँ से एक सवाल ही यूजुअली आ रहा है, यूजुअली ईयू से या यूरोप ओरिएंटेड कोई भी सवाल को ईस्ट के साथ रिलेट कर दिया जाता है। और ये वाला सारा पाकिस्तान अफेयर वाला है कि मोमेंट क्या है, क्या नहीं होगी, इकबाल का क्या रोल था, कायद का क्या रोल था। और ये मैं करवाता हूँ 56 से लेके 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस करवाता हूँ, 18वीं अमेंडमेंट, और उसके बाद 26वीं 27वीं अमेंडमेंट, ये ज़रा अच्छे से करवा देते हैं। बाकी जितनी हम डिस्कस कर सकते होते हैं क्लास में वो कर लेते हैं। फिर एक टॉपिक हमारा इसके ऊपर होता है फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो अब गिवन द सिलेबस, जो भी सेशन ये ज्वाइन करेगा उसको ये चीज़ सोच के ज्वाइन करनी पड़ेगी कि ये सेशन जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होगा। और मैं पिछले सेशन से, मेरा मेरा 3 दिन बाद मेरा 1 साल हो जाएगा पढ़ाते हुए, अब मुझे, और मैं चीज़ एक बहुत ओपनली कहता हूँ कि अगर बच्चे इस मेरे क्लासेस में फिर पार्टिसिपेट अगर नहीं करते तो फिर मैं भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी एफर्ट 2 वीक्स 3 वीक्स तक उनके अकॉर्डिंगली लेके चलता हूँ। लेकिन मेरे जो पहले 3 सेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस कह कह के कंडक्ट करवाई, और अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखो तो मैंने उनको 4 4 घंटे 6 6 घंटे की रिवीजन क्लासेस भी करवाई हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बात ये होती है कि टीचिंग बेशक एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इसके अंदर भी स्टूडेंट्स की जो इनपुट है वो मुझे भी चाहिए होती है। तो मेरा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। अब मैं, अगर इससे सिलेबस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आपके बाकी सवाल जो हैं उनको एड्रेस करता हूँ। अम, बच्चों, क्लास टाइमिंग जो होंगी हमारी वो होंगी 2 PM टू 4 PM दोपहर को, ठीक है। और हमारा सेशन जो स्टार्ट होगा वो 31 जुलाई से होगा, और फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक हमारी क्लास होगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक।
ठीक है, फ्राइडे में ये जो 2 बजे वाला टाइम है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जुमा होता है, तो उसको हम डिस्कस करके क्लास ग्रुप के अंदर कर लेंगे। तो टाइमिंग मैंने बता दी, 2 to 4 PM हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 31 जुलाई। पहली 31 वाली हमारी क्लास जो होगी वो ओपन ही होगी। और पहला पोर्शन बच्चे कर, अगर आप लोगों ने करना है, खुद से करना है, तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ, मैं पढ़ाता तो फिलोसफर्स हूँ पहले, उसको बहुत बेसिक करके मैं खुद ये प्लेटो अरिस्टोटल पहले 2 दिन पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आपने खुद से करना है तो मजहरुल हक की बुक से स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट की जो थेरीज हैं, पहले वो करनी है आपने। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले सारे के सारे, इसको आप लोग पढ़ो। जब फेमिलियरिटी आ जाए उसके बाद डायरेक्टली आप वेस्टर्न फिलोसफर्स पे आ जाओ। मैं वेस्टर्न फिलोसफर्स इसलिए ज़्यादा पढ़ाता हूँ शुरू में, उसकी वजह ये होती है कि हम एक वेस्ट ओरिएंटेड सोसाइटीज़ में, वेस्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में या टाइम्स में रह रहे हैं, तो इसलिए इनकी थॉट हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये है कि, अच्छा ये बता दिया मैंने, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो प्रिपरेशन में अप्रोच अब क्या होनी चाहिए। अप्रोच बच्चे, मरियम बच्चे, यही होगी कि आप थेरी को पढ़ो, साथ में न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो। न्यूज़पेपर को बेशक स्किम रीड करके पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर के जो ओपिनियंस के टाइटल्स हैं वो ऐसे बना देते हैं, उनको सवाल वो बना देते हैं। तो जब इसको भी पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, वो सिंपली तरीका ये होता है कि आपने अगर लेट्स सपोज के आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी है, तो न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पे आया होगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसको आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ रिलेट कर दो। तो जिस जिस तरह आप टॉपिक्स पढ़ते जाओगे उस तरह आप डेली लाइफ के अंदर जो चीजें पढ़ते हो, न्यूज़पेपर जो देखते हो, रिलेटेबिलिटी बढ़ती जाती है। जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल हैपनिंग्स के साथ बहुत ज्यादा आइडियाज भी कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह अगर मैं ये कहूं कि बांग्लादेश वाला जो जेनजी के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, वो कब स्टार्ट हुए थे, किसी बच्चे को पता है कब स्टार्ट हुए थे? जी बच्चों, किसी बच्चे को अगर पता हो कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, शाबाश। प्रैक्टिकली अगर उनको देखा जाए तो 2022 में होते हैं, लेकिन जुलाई 2024 में पहली दफा कोटे के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हैं वो पब्लिकली स्टार्ट होते हैं। लेकिन खैर उसको हम करेंगे, वो लेटेस्ट टॉपिक है। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ हमें लग रही है कि इस साल हुई है या अभी लेटेस्ट है, वो भी 2022 की शुरू हुई हुई है। तो पेपर पैटर्न अगर बच्चों चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमें अपने आप को अपने आप को थोड़ा सा अकोमोडेट करना है। किस तरह अकोमोडेट करना है कि सिलेबस की चीज़ों के साथ साथ हमने अपनी एनालिटिकल रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स का नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो मेरे नोट्स हैं, एक चीज़ मैं बता दूं कि पेपर 1 में उनको मैं अगर खुद से रैंक करूं तो वो 9/10 है, लेकिन पेपर 2 जो है उसको मैं 7/10 करता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने खुद ये पढ़ाना है, लेकिन इसको मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, पेपर 2 के अंदर समटाइम्स इस तरह के सवालात आ जाते हैं, जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि आपको मैंने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हो क्लास में, और आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम भी समझाया हो, लेकिन मैंने ये अगर कभी ना करवाया हो कि अमेरिका के अंदर पोलराइजेशन बढ़ रही है, उसकी रीजंस को लिखें या उसकी रीजंस को डिस्कस करें, तो अब ये क्रिएटिव सवाल है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं आपके सीएसएस के अंदर। आप तो अगर तो आपने क्लास लाइव ली होगी और उसका कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप वो उसको अटेम्प्ट कर सकोगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। लेकिन जो नोट्स हैं, नोट्स भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर बाद। अम तो नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नोट्स के ऊपर नहीं लिख पाते, कुछ याद नहीं रहती, कुछ रिडंडेंसी हो जाती है, या बहुत सारी वजूहत हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो आप ले लिया करें। तो जो सर उस्मान की वेबसाइट है, द ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट वाली, वहाँ पे जो भी लेक्चर होगा वो एक दिन के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, फर्दर अब ये देखो कि और क्या सवाल है। बिलाल बच्चे, इतना कवर हो जाएगा कि आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। ठीक है। मॉक्स बच्चों, मरियम बच्चे, मॉक्स में वैसे तो 2 कंडक्ट करता हूँ फुल लेंथ, लेकिन मैं अपनी क्लास से डिस्कस करके क्या करता हूँ कि मैं उनको 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ, हाफ हाफ मॉक्स कर देता हूँ। लेकिन अगर बच्चे कहें कि हमने एक मॉक ही देना है तो एक ही। उसकी रीज़न क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स इसलिए नहीं रखता कि मुझे एक पेपर को चेक करते हुए अगर उसमें 4 सवाल हैं, मुझे 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक लगता है। क्योंकि जब आपने प्रॉपरली पढ़ के चेक करना हो, हर चीज़ को देखना हो, मैंने अपना उसका एक क्रिटेरिया डेवलप किया हुआ है, तो मुझे टाइम लगता है। तो जितने ज़्यादा पेपर होंगे उतना लेट होंगे फिर। तो मैं फिर वही चीज़ करता हूँ जो मैं करवा सकता हूँ, मैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा ओवरली प्रॉमिसिंग मैं कोई भी बात आपको उस तरह नहीं करूँगा।
तो इकरा बच्चे, आपके सवाल का मैंने एड्रेस कर दिया है कि नोट्स पढ़ के फ़ायदा ज़रूर होगा, 120 130 आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको लेक्चर्स प्लस करंट अफेयर्स को देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, और यही सवाल थे आप लोगों के ज़्यादातर। अगर कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को अपने जो नोट्स हैं वो दिखा देता हूँ थोड़े से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। बच्चों मुझे 1 मिनट दो, मैं दो तीन डिफरेंट डिफरेंट नोट्स आप लोगों को दिखा दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि काम हम कैसे करते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा इनको चेंज ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं मोर और लेस हमारी चीज़ें जो होंगी वो ऐसी होंगी। मैं बस एक कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो फिर मैं उसको आपको जल्दी दिखा देता हूँ, वरना फिर जो मेरे पास ओपन है मैं उन्हीं के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, अब नहीं बच्चे, नोट्स जो हैं वो आप डाउनलोड नहीं कर सकोगे, क्योंकि सर उस्मान की पॉलिसी यही है। तो अगर हम और आयशा बच्चे, अगर सेशन हम अभी शुरू करेंगे, मतलब अगर फर्स्ट से हम या 31 से हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर 20 क्लासेस हैं तो 4 वीक्स हमें लगेंगे। 4 वीक्स एटलीस्ट हमें लगेंगे। पेपर 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज ज़रूर हैं, लेकिन ओवरलैप भी होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको ऑप्ट करने का सोचा था, लेकिन पेपर्स के करीब आके फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह क्रिमिनोलॉजी रख लिया। वजह क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि आपकी सुप्रीम कोर्ट अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पाती। 77 ईयर्स गुजरने के बाद भी आपको एक नया इदारा बनाना पड़ता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, के जी कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल हम और तरह से बेहतर तरह से हल कर सकें। तो बीइंग द स्टूडेंट्स, हमारे पास तो उतना ना वक्त है, और ये जो टाइम है ये तो वैसे भी बड़ा डिप्रेसिंग सा टर्मोइल वाला होता है। तो इसके अंदर मैं, अगर अगर आप मेरे से ज़ाती राय लेना चाहोगे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप इसको लिख सकते हो, तो तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। अब बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये प्लेटो का होता है। तो आप लोगों के तो नोट्स तो ऑब्वियसली साफ होंगे, थोड़ा सा मैंने पैटर्न भी चेंज किया है, इन्फोग्राफिक्स भी ऐड किए हैं। पहले मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्लेटो था कौन, क्या था, उसकी फैमिली क्या थी, उसको इन्फ्लुएंस कहाँ से था, जब वो यंग हो रहा था तो उस टाइम पे उस क्या हालात वाकयात थे। कोई भी फिलोसफर पढ़ने के लिए आपको उसके टाइम्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा उसके टाइम्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिलोसफर उस टाइम पे जो मसले होते हैं उनका हल दे रहा होता है। वही जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन मैंने शुरू में बताई थी, फाइंडिंग द प्रॉब्लम, तो उसको उसको उसका हल दे रहा होता है। फिर उसके बाद इसके इसके जो काम है उसके बारे में बता देता हूँ मैं यूजुअली। तो इस पे मुझे पहले ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद वाला काम आसान हो जाता है। इसकी थेरीज हैं छोटी छोटी, इस तरह डायग्राम से, एनालॉजीज से उनको प्रॉपर बता देता हूँ। फिर उसके बाद एक थेरी ये हो गई, दूसरी थेरी जो है, तो आप ये देखोगे, मुझे नहीं लगता कि जो लोग भी ये पढ़ा रहे हैं वो 18 20 पेजेस के आप लोगों को नोट्स ही किसी चीज़ के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हर जो फिलोसफर होता है, ये फिर उसके शॉर्ट, उस जो हमने पढ़ा होता है उसको मैं शॉर्ट भी कर देता हूँ, कि शॉर्ट नोट्स आप इसकी ये बातें आपने याद रखनी है। समटाइम्स मैं आउटलाइंस प्रोवाइड कर देता हूँ। और लास्ट पे फिर हर फिलोसफर जो है उसकी क्रिटिसिज्म को देखना ज़रूरी होता है। तो डायग्राम से लेके, कोट्स से लेके, क्रिटिसिज्म से लेके हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। अब
इसी तरह फिर कुछ वेबसाइट्स हैं, जिस तरह इंडियन जो पॉलिटिकल साइंस पे जिन्होंने काम किया हुआ है, आईएएस या यूपीएससी पे है, उनके जो सैंपल क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे मैं जॉट डाउन कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों ने कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। फिर अरिस्टोटल भी इसी तरह, क्योंकि ये तो चलो मिलते जुलते हैं तो आइडिया हो जाएगा। तो मुझे जहाँ से जो अच्छा रिसोर्स मिलता है, और एक चीज़ मैं बहुत ओपनली बताता हूँ कि इतना मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा था जितना मैंने, जितनी मेहनत मुझे इन सेशंस को पढ़ाने पे लगी है। मेरे कभी नोट्स नहीं होते थे ज़्यादा इतने अच्छे बने हुए जितने मुझे इन सेशंस को पढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर इसके अंदर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो रिलेटेड जो सवाल होते हैं पॉलिटिकल साइंस के पास पेपर्स में आए होते हैं, उनको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर उसी तरह लेके फिर कुछ मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने किए होते हैं। फिर इसी तरह मुस्लिम फिलोसफर्स इब्ने खल्दून वगैरह, इनके भी टाइम्स वगैरह सेम हैं। फिर उसके बाद अब ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, ये मॉडर्न एक टॉपिक है। बिलावल भुट्टो से रिसेंटली जितने भी उसके इंटरनेशनल इंटरव्यूज हैं, सवाल पूछा जाता है कि आप तो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी फैमिली दादा परदादा जितने भी लोग थे वो फ्यूडल्स थे, फिर आप सियासत में आ गए। तो फिर उनके जो नोट्स हैं, तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि उनके सोर्सेज भी मेंशन किए हुए हैं प्रॉपरली, डेफिनेशंस भी हैं, सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। फिर मुस्लिम फिलोसफर्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। कैपिटलिज्म, अब कैपिटलिज्म कहने को बहुत आसान है, लेकिन ये देखो कि ये भी आपको थॉरली हर चीज़ इसमें भी मिल जाएगी। फिर पेपर टू जो है, इसको मैंने डिलिबरेटली शॉर्ट इसलिए मैं रखता हूँ, ये सिर्फ एक डायग्राम जो है अगर ये समझ आ जाए तो आप यूएस का पूरा सिस्टम जो है वो आपको समझ आ जाएगी। पेपर टू समझना समझना जरूरी है, इसके भी लॉन्ग नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो पेपर टू पे मेरा फोकस ज्यादा होता है कि मैं बच्चों को समझा के क्लास के अंदर ही उन्हें याद करवा दूं, लेकिन गिवन द कंडीशन के बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर दो बच्चे होंगे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा तो जरूर, लेकिन उन दो बच्चों के साथ मैं कितने घंटे की क्लास कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर इस तरह उसके अंदर फिर हम लोग रिवीजन भी करते हैं, क्लास के अंदर प्रैक्टिसेस भी कर लेते हैं। तो ये बच्चों नोट्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम उसको इम्प्रोवाइज भी कर रहे होते हैं, कुछ हैंड रिटन है, कुछ सारे के सारे मेंशन है। तो आज की ओरिएंटेशन जो है, हम इसमें लास्ट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अभी क्लास जो है वो ड्रॉप मत कीजिएगा। जो टॉपिक है वो 31st को मैं आप लोगों को, वो भी ओपन क्लास होगी। ये वाला जो टॉपिक है कि जेन जी प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल पैराडाइम जो है वो चेंज हो रहा है, 31st की ओपन क्लास होगी। इसके अंदर आप इसको फिर इसको हम उस दिन करेंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट, बिल्कुल लास्ट पे, जिसको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि अब बहुत सारे बच्चों के सवालात शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद कि हम क्या करें, कि अटेम्प्ट दें ना दें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पिछले साल मैंने ये अपने जितने स्टूडेंट्स थे उनको ये मैंने बताया था। तो अम, अच्छा बच्चे, ये देखो कि मैं क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये आपको रेड मार्किंग्स नज़र आ रही होंगी, कुछ ये साइडों पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं नोट से ही पढ़ाता हूँ, स्लाइड से मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि स्लाइड्स के ऊपर आप सारा डेटा प्लेस नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिस तरह ये हाईलाइट की हुई है मार्कर से लिखी, या हाईलाइटर से हाईलाइट की हुई है, या अंडरलाइन की हुई हैं। फिर उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं वो इस तरह अलग से लिख देता हूँ। तो मेरी अप्रोच यही है, साथ में प्रेजेंटेशन की जितनी चीज़ें होती हैं वो भी साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। तो मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाता, मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने की बच्चे जो है वो वैसे यूट्यूब के ऊपर सर उस्मान के चैनल के ऊपर ही मेरी वीडियो पड़ी हुई है। वो डायरेक्टिव वर्ड्स के अकॉर्डिंगली होता है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस को ऑब्वियसली थेरी है तो लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, अटेम्प्ट करने का तरीका जर्नल तो वही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। अब जो बच्चों लास्ट में मुझे आपके 5-7 मिनट चाहिए होंगे या 10 मिनट चाहिए होंगे, वो बात ये है कि अब देखो एफपीएससी का जो प्लानर है वो आ चुका हुआ है, और आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के एंड पे या फेब के स्टार्ट पे होगा, सॉरी जनवरी के मोस्ट प्रोबेबली एंड पे होगा। तो अब अगर आप ये देखो कि अगला महीना अगस्त का है, 8 अगस्त आ जाएगा अगला महीना, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और फिर दोबारा से जनवरी आ जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आपके पास कितना वक्त है, आपके पास कहने को सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स हैं। प्रैक्टिकली आपके पास 6 मंथ्स हैं।
6 मंथ्स में भी आप 24 घंटे बैठ के नहीं पढ़ोगे। कुछ हो सकता है कि मिलना मिलाना हो, दोस्त हों, आप एग्जॉस्ट हो जाएं, कुछ टेस्ट सेशंस देने हैं, ऐसे के ऊपर काम करना है। तो ये जो अप्रोच है या टेक्निक है, ये मेरे अलावा पूरे भी सीएसएस मार्केट, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सीएसएस जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो उनमें से कोई भी नहीं बताता। तो मुझे मेरे उस्तादों ने फ्री ऑफ कॉस्ट बताई थी। तो आप लोग अगर सेशन ज्वाइन करते हो या नहीं करते, तो इन ईच केस ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। ये हेल्प आउट कैसे करेगी कि 6 महीने में अगर मैं एग्जाम तक भी देखूं, तो मैं टेंटेटिवली कह देता हूं कि आपके पास 170 डेज हैं। ठीक है, 170 डेज हैं। अब 170 डेज में आप लोगों ने 24 घंटे तो पढ़ना नहीं है। अगर मेरे जैसे कोई नालायक बच्चे होंगे वो तो 6 घंटे तक पढ़ सकेंगे या 4 घंटे तक पढ़ सकेंगे। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो हम एवरेज रख लेते हैं कि आप एवरेज 6 घंटे पढ़ोगे। तो ऑन एवरेज जब आप 6 घंटे पढ़ोगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल डील करने के लिए सीएसएस के साथ अब 1020 घंटे हैं। 1020 घंटों को अगर मैं डेज में कन्वर्ट करूं, तो प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए आपके पास 42 डेज हैं, 43 डेज हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूं इससे परेशान नहीं होना। आप आपका एक दफा फ्लो बन जाए तो आप एक सब्जेक्ट दो दो तीन तीन दिन में भी कवर करना शुरू कर देते हो। ये बात बताने का मकसद परेशान करना नहीं है, इस चीज को पहले देख लेना, बल्कि इस बात बताने का मकसद है आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी अब आ जानी चाहिए कि अगर आप 6 घंटे पढ़ेंगे इंक्लूडिंग आज का दिन, आज का दिन भी अगर आप इंक्लूड करोगे, तो आपके पास सिर्फ 1020 घंटे हैं, 1020 आवर्स हैं। और उसके बाद फर्दर इसको अगर दिनों में कन्वर्ट करो तो आप 43 डेज पढ़ोगे, जिसके अंदर एस्से भी लिखना है, प्रेसी भी, वोकेबलरी भी बिल्ड करनी है, पेयर ऑफ वर्ड्स भी करने हैं, ट्रांसलेशंस भी हैं, एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि अब अपना प्लानर बनाना शुरू कर दो। प्लानर बनाने का मतलब क्या है कि मेरे अभी भी मेरे रूम के अंदर भी, मैं जहाँ पे भी काम करूँ वहाँ पे भी मेरे पास कैलेंडर्स के प्रिंट आउट मेरे टेबल पे या मेरे रूम के अंदर लगे हुए होते हैं। अब अगस्त सितंबर और उसके बाद सितंबर के एंड पे तो मेरे ख्याल से एमपीटी भी ये कंडक्ट कर रहे हैं। अक्टूबर, 3 महीने जो हैं इसके अंदर आप ये देखो कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सिलेबस कवर कर लेना है सारा का सारा। अक्टूबर से ऑनवर्ड फिर आपकी ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगी, क्रैमिंग होगी। तो जो बात मैंने पहले बताई इसको हम ड्यूरिंग क्लास भी थोड़ा सा एक्सपैंड करके भी इसको हम बात करेंगे। अगर आप इस पर सवाल पूछना भी चाह रहे हो तो आप फिर भी कर लो, क्योंकि अब घंटा हो गया तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का थ्रेशोल्ड है, इतना कैपेसिटी है या नहीं है। तो सवाल इससे रिलेटेड पूछना चाहो तो पूछ जरूर सकते हो, लेकिन बात यह है कि पब्लिक एड के अंदर मैं एक चीज़ हमेशा से बताता हूँ, पीपल डोंट फेल, देयर प्लान्स फेल। आपका प्लान अगर अच्छा होगा, डुएबल होगा, वायबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो आपके कोई भी काम करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन और अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट प्रॉपरली कर नहीं पाती थी, या पहले से जो भी प्रोग्राम वो डेवलप करते थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जिसकी एक डेडलाइन होती है, जिसका एक टाइम फ्रेम होता है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखो। स्ट्रेंथ क्या है कि जिस तरह अगर मैं इस चीज़ को देखूं, पब्लिक एड की बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरलैप होती हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ, लेकिन पब्लिक एड डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरा एमफिल भी है और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद इस साल मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ, बच्चों को ये कह रहा हूँ कि पब्लिक एड के साथ थोड़ा सा केयरफुली जाना है आप लोगों ने। उसकी रीज़न ये है कि पब्लिक एड का पेपर क्रिएटिव नहीं किया अभी तक एफपीएससी ने। तो इस साल मुझे लगता है कि उसका पेपर कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। ओवरलैप करता है, नियरली 60-65% ओवरलैप करता है उसका सिलेबस। अच्छा, जॉब होल्डर्स का जो जॉब होल्डर्स हैं ऑब्वियसली चीज़ें वही हैं कि देखो, जब आपने कुछ करना होता है आप कर लेते हो, आपकी विल की बात होती है। जब आपने जागना हो आप 3-3 दिन भी जाग के कर लेते हो। जॉब के ऊपर कब जब कोई प्रेशर आया होता है या आपको पता है कि आपने कोई काम करना है, तो आप घर भी लेट आते हो, सब कुछ लेट करते हो। तो जॉब होल्डर्स के लिए सिर्फ एक ही बात है कि अगर वो करना चाहते हैं तो इसको प्रायोरिटी देके अपनी विल के थ्रू आप कर सकते हो। मैं भी जॉब होल्डर था, बहुत सारे और लोग भी जॉब होल्डर थे। अगर आप ये देखो कि उमर रियाज साहब, उमर रियाज जो हैं, जो नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो भी जॉब होल्डर थे। तो बहुत सारे लोग, उस्मान साहब जो थे ये भी जॉब होल्डर थे पहले से। तो सिंपली करने को तो आप कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड के बगैर भी कर सकते हैं, इसका सिलेबस कम है। लेकिन अगर क्रिएटिव आ गया ये पेपर तो फिर आप क्या करोगे।
खैर, अच्छा, अभी मैं ये वाला अपना जो बात बता रहा था उसको कंप्लीट करके बाकी सवालों को मैं एड्रेस करता हूँ। कि स्ट्रेंथ्स देखो, कि मुझे पता था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स पता हैं। मैंने इसको शुरू में नहीं पढ़ा था, मैंने पेपर से पहले 3-4 दिन इसके लिए रखे थे। पब्लिक एड के अंदर मेरा एमफिल था। मैंने इसके तो नोट्स भी कभी नहीं बनाए थे। इसके नोट्स मैंने पहली बार जब पहला सेशन किया था तब मैंने बनाए थे। क्रिमिनोलॉजी, मेरा क्राइम के अंदर इंटरेस्ट था, क्राइम सीजन्स वगैरह, तो ये मैंने 5 से 6 दिन में कवर किया था। ठीक है, नोट्स भी इसके भी मैंने बाद में बनाए थे। जेंडर स्टडीज़ पे मुझे टाइम लगा था, 10-12 दिन लगे थे मुझे, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे लिए नया था। और क्योंकि मैं जॉब होल्डर था, मेरे पास इतना ही टाइम होता था। लेकिन जो पाकिस्तान अफेयर है उसके ऊपर मुझे 20 दिन लगे थे, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है। करंट अफेयर के ऊपर भी इसी तरह मुझे भी 20-22 दिन लगे थे। और जीएसए के ऊपर मुझे 3 महीने लगे थे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर। तो इस तरह आप ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसको टाइम कम दो, जो वीकनेसेस हैं अभी आपके पास वक्त है, अभी बहुत वक्त है आपके पास कि आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हो। तो अपना प्लानर जो है जीपीटी से बनवाओ, खुद बनाओ प्रॉपरली। अगर आप उसको खुद से बना सकते हो बहुत अच्छा है, वरना जो है वो जीपीटी से बनवा लो। प्लानर बनाने का तरीका क्या होता है, उमर रियाज साहब की इसके ऊपर बड़ी एक अच्छी वीडियो पड़ी हुई है। आप उमर रियाज CSS प्लानर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो वो 4 मिनट की उनकी वीडियो है। मैं भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लिखो, डेट लिखो, टाइम लिखो, कि 2 घंटे अगर मैंने बैठना है तो किस टाइम बैठना है। इसको टाइम ब्लॉकिंग हम कहते हैं। जब इसको हम पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर पढ़ते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है टाइम ब्लॉकिंग। कि 5 से 7 मैं ना किसी से मिलूंगा ना फोन करूंगा, 5 से 7 मैंने बस बैठ के ये टॉपिक को देखना है। फिर उससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बच्चों, आपका रिसोर्स क्या है जहां से आपने पढ़ना है। जहां से आपने रीडिंग करनी है वो चीज़ पहले आपकी अलाइन होनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो हमारे टेबल के ऊपर पूरे वीक की बुक्स अलग से पड़ी होती थी, कि हमने यहाँ यहाँ से चीज़ें पढ़नी है। फिर जब आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे एक्सेल की फाइल बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह डेट वाइज आप 10 दिन में, 8 दिन में एक सब्जेक्ट को अलाइन करो। CSS का सिलेबस जीपीटी को देखो कि इसको 8 दिन में डिवाइड करो, 10 दिन में डिवाइड करो। 10 दिन में डिवाइड करने के बाद जो वो आपको सिलेबस देता है उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते रहो। रिसोर्स का भी जीपीटी भी बता देता है, रिकमेंडेड बुक्स भी आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या काम करना है कि पास्ट पेपर्स में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को लिखना है। क्वेश्चंस को लिख के जीपीटी से या किसी भी उससे आपने इसकी आउटलाइन बनवानी है, ताकि आपको पता लगे कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। उस आउटलाइन के अंदर उसको कमांड जब दोगे तो आप बताओगे कि ये CSS पॉलिटिकल साइंस है, लैंग्वेज मुझे ये चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा AI ओरिएंटेड आप ना हो जाओ, आपकी लैंग्वेज खराब ना हो जाए। तो ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो आप उसको यूटिलाइज करते हैं। और मैंने जब प्रिपरेशन की थी, मैंने तो पॉलिटिकल साइंस के शायद 3 से 4 सवाल लिख के चेक करवाए थे। पब्लिक एड का चलो एमफिल था, क्रिमिनोलॉजी का भी नहीं चेक करवाया था। एसेस मैंने ज़रूर चेक करवाए थे, लेकिन बाकी काम मैंने किसी को चेक नहीं करवाया था। तो इस तरह करके आप अपना एक प्लानर बनाते हो, उसको सामने रखते हो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। जितने दिन हैं, 43 डेज, 60 डेज, जितने भी आपकी मेहनत के हिसाब से हैं, तो उसको अब आपने खुद से लेके चलना है। अब मैं थोड़े से आप लोगों के जो सवालात हैं उसको बता देता हूँ। अम जॉब होल्डर्स का लिस्टा बच्चे मैंने आपको बता दिया कि आप जो काम करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। लेकिन इसमें है कि एक छोटा सा ये है कि आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट के शॉर्ट शॉर्ट उनकी हेडिंग्स याद करके अंदर खुद से लिखना अगर आता है तो वो लिख के आप इस तरह काम को चला सकते हो। पब्लिक एड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है वो मैं सजेस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि मेरे उस्तादों ने भी सजेस्ट नहीं किया था, मुझे बहुत बाद में पता लगा कि उन्होंने क्यों सजेस्ट नहीं किया था। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में 50-40% सिलेबस तो पब्लिक एड वाला है, लेकिन जब पब्लिक पॉलिसी की बात आती है तो आप कितनी पॉलिसीज पढ़ोगे। आप एजुकेशन पॉलिसी आपने अभी तक पढ़ी है कभी? आपने हेल्थ पॉलिसी पढ़ी है कभी? स्पार्को की पॉलिसी पढ़ी है? कोई पॉलिसी पढ़ी है? उसमें से सवाल आता है, फिर आप क्या करोगे? तो आप उसमें आप क्रिएटिव हो सकते हो तो हो जाओगे, वरना पॉलिसी के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो इसके अंदर जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, कि आप वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जिसने पब्लिक पॉलिसी, आपको ये बात पता होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी की जितनी बुक्स हैं उनके अंदर से आपको सेम डेटा तो मिलता भी नहीं है एक जगह से। अगली बात यह है कि आप इसके पब्लिक एड और पब्लिक पॉलिसी के रिसोर्सेज भी नहीं है इस तरह अवेलेबल। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि पब्लिक पॉलिसी को आप ऑप्ट करें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। टाउन प्लानिंग का मैंने बता दिया, इसका सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, कोई भी बंदा इसको कर सकता है। लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा जवेरिया बच्चे के, आप कंसेप्चुअल अगर पेपर आता है तो आप इसको, इसकी बेसिक्स आपने कवर की हुई है नहीं की हुई। अच्छा, उमेर रोमान बच्चे, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये भी एनालॉजी मैं बहुत बार बार यूज़ करता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो तो कह रहे होंगे कि सर सारी पुरानी बातें करी जा रहे हैं, लेकिन
मेरी लाइफ के मंत्रास वही हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि देखो, जब आप किसी नई जगह पे जाते हो ना, फर्ज करो कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद, या हम इसको छोटा कर लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है आपने। जब आप पहली दफा जाओगे ना, तो आप गूगल मैप्स देखोगे, आप लोगों से पूछोगे, और आपको पता होगा कि अच्छा ये रास्ता ऐसे ऐसे जा रहा है। पहली दफा आपको कुछ पता नहीं होगा, आपको वक्त लगेगा। 20 मिनट का रास्ता आपको 40 मिनट लग जाएंगे। दूसरी दफा जब आप उसको पढ़ोगे, दूसरी दफा पढ़ोगे, तो आपको आप कुछ साइन पोस्ट पता होंगी, लैंडमार्क्स पता होंगे कि अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल आता है, यहाँ पे पंप आता है, यहाँ पे ये आता है। तो इस तरह करके वो 20 मिनट का रास्ता आप 30 मिनट पे ले आते हो। तीसरी दफा जब आप पढ़ोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ से यूं जाना है। तो आप सब कॉन्शियसली, जिस तरह आप ड्राइव करते हो, आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर रहे होते, तो उस तरह फिर टाइम आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जो जिस चीज़ के साथ आप फेमिलियर नहीं होते, वो पहली दफ़ा टाइम लेगा। कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होता है। उसको पहली दफ़ा रीड करो, फिर दूसरी दफ़ा रीड करो, फिर तीसरी दफ़ा रीड करो, तरीका यही होता है। या फिर मैं, अब आपके पास आसानी क्या है कि आप एक सब्जेक्ट है, आप जीपीटी के पास जाओ, उससे कहो कि इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाओ और 4 लाइनों में मुझे बताओ कि इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स समझ आ जाए तो फिर उसकी डिटेल्स में आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर दो। और अच्छा, पब्लिक एड का सिलेबस एक्सटेंसिव है। मुझे नहीं पता आपका नाम, मुस्फिरा अनवर। तो पब्लिक एड का सिलेबस एक्सटेंसिव है, आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। 25-26 क्लासेस आपको एक एक दो दो घंटे की लेनी पड़ती हैं इसकी। टाउन प्लानिंग ऑन द अदर हैंड आप 7 से 8 दिन में भी कवर कर सकते हो। मैं पढ़ाता नहीं हूँ टाउन प्लानिंग, लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। पब्लिक एड के अंदर जनरल चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग हो जाता है वो, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा चाहिए। हुआ बच्चे, मेरा क्रिमिनोलॉजी में 75-78 स्कोर है, 3 दिन 5 दिन तैयारी करके, तो मैं तो क्रिमिनोलॉजी के साथ जाऊंगा। और पॉलिटिकल साइंस अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोटेशंस और साइटेशन लाजमी। देखें, आप हर क्वेश्चन में 3 से 4 तो कोटेशन इकरा बच्चे वैसे भी ऐड करते हो, ताकि पता लगे कि आपने एकेडमिकली भी रीड किया हुआ है। तो अट्रैक्टिव बनाओ या ना बनाओ, आपने अपने ओपिनियन को सपोर्ट तो करना है किसी और के ओपिनियन के साथ। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ आपको बात के, मैं एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो कामचोर है, या वो काम नहीं करना चाहती। अगर मैं ये पेपर में एज इट इज लिख दूं, तो ये क्लेम कर रहा हूं ना मैं, तो क्लेम करने के लिए को क्लेम को फिर बाद में वैलिडेट करने के लिए मुझे कोई रेफरेंस भी चाहिए। तो मैंने रेफरेंस फिर क्या ढूंढा कि गैलप सर्वे ये कहता है कि आपकी 68% पॉपुलेशन यूथ है। उस 68 मतलब 20 करोड़ की, 18 करोड़ जो यंग लोग हैं, 28 साल की उम्र से नीचे हैं, उनमें से 80% लोग तो काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह मेरा जो क्लेम था उसको वैलिडेट करने के लिए मैंने कोई ना कोई रेफरेंस का सहारा ले लिया, कोई कोर्ट का ले लिया। तो इस तरह आप अगर खुद से कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई रेफरेंस या कोटेशन ऐड कर सकते हो। फर्दर गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एड का तो बता दिया। नोट्स मेकिंग देखो बच्चे, मेरे जो साथ थे उन्होंने मुझे भी यही बताया था कि जब सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, तो किताबों के ऊपर शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाना शुरू कर दो। अगर मेरा सेशन लोगे, तो डाउनलोड तो आप इसको नहीं कर सकोगे, लेकिन पेपर्स तक आपके पास एक्सेस होगी, तो आप हेडिंग्स बना के अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो स्मार्ट टेक्निक तो यही होती है कि जो ज़रूरी है सिर्फ उसको फॉलो करो, एक्स्ट्रा चीज़ों को ड्रॉप करते जाओ। फर्दर इकरा बच्चे, पॉलिटिकल साइंस का पेपर एक, अच्छा ये मैंने आपका जवाब एड्रेस कर दिया है, जीपीपी का भी मैंने बता दिया है। ए एट अ टाइम अगर एक ऑप्शनल, जो आपका 200 मार्क्स वाला ऑप्शनल है, वो तो एक ही लेके चलना चाहिए। वो तो एक ही लेके चलना चाहिए। और ऐसे की वैल्यूएशन के लिए हम ना बच्चे, उस्मान साहब की प्लेटफॉर्म पे मैडम आमना है, उनके 6 के 6 एसेस पास हैं। 6 या 5 एसेस उनके पास हैं। तो मैडम बहुत अच्छा काम कराती हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा ये है कि पहले आपको लिख के दिखाना पड़ता है। मैंने मैडम सलमा से चेक करवाए थे, लेकिन इन दिनों में शायद मैडम सलमा टाइम नहीं देती। मैडम सलमा खातून गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ाती थी। यूरोपियन हिस्ट्री का बच्चे, मैंने हिस्ट्री कोई भी नहीं रखी थी। तो यूरोपियन हिस्ट्री का मुझे आइडिया उस तरह नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ी सी ब्रॉड ज़रूर है। हुमा बच्चे, अच्छा टीचर आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपको किसके साथ अलाइनमेंट होती है। पढ़ाता मैं भी हूँ क्रिमिनोलॉजी, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझने का। मुझे पढ़ के समझ आती है, मैं किसी से पढ़ नहीं सकता। तो आप ओरिएंटेशन मेरी देख लेना, जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ी हुई है क्रिमिनोलॉजी की। मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड और क्रिमिनोलॉजी। तो ओरिएंटेशन देख लेना, समझ आए तो उसका भी हम 31st से सेशन शुरू कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी का भी। 30th को उसकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन लेके देख लेना, सेम टाइम पे होगी। और यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। टाउन प्लानिंग ऑब्वियसली अगर मैं दोबारा से करूँ, तो मैं टाउन प्लानिंग के साथ जाऊँगा।
डीप स्टडी, हाँ ये सवाल अच्छा है हुमा बच्चे आपका, कि जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी तो मैंने वाटर क्राइसिस के ऊपर सबसे पहला टॉपिक लिखा था। और उसके ऊपर मैंने कोई 40-50 पेजेस जो हैं उसके नोट्स बनाए थे। जब मैंने जाके मैडम माहीन को ही दिखाया था, तो मैडम ने मुझे कहा था कि अब्दुल्ला, डू यू वांट टू राइट थीसिस ऑन ऑन इट, और डू यू वांट टू प्रिपेयर इट फॉर सिविल सर्विसेज। तो फिर मुझे पहली दफ़ा ये पता लगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। और फिर मज़े की बात यह है कि जो मेरा मास्टर्स के अंदर थीसिस है वो वाटर क्राइसिस के ऊपर ही है। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि आपको पास्ट पेपर्स उठा के देखो, उसमें जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ते जाओ। यूएस हिस्ट्री सना बच्चे मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। हर सब्जेक्ट में रिकमेंड कर सकता हूँ, यूएस हिस्ट्री में कभी नहीं करूंगा। उसकी रीज़न क्या है कि आप ये देखते हो कि जो टॉपर्स हो सकते हैं वो भी यूएस हिस्ट्री की वजह से बेचारे वो भी मार खा जाते हैं। तो आई होप बच्चों आज की हमारी ओरिएंटेशन इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों को कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी, फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो जो बच्चे सेशन ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली उनसे तो हमारी बातचीत होती रहेगी, जिनसे बात नहीं होगी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जर्नी। ये जर्नी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा पेनफुल होता है। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अगर कोई बात आप लोगों ने पूछनी है, कोई सवाल रह गया है, तो फिर वो आप डिस्कस कर लो। अदरवाइज फिर जब पहली क्लास होगी, ओपन क्लास होगी, उसमें हम कर सकते हैं, या फिर आप मैडम कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप कोई भी बात पूछ सकते हो। जीपीपी और सी लॉ जो है वो ऑब्वियसली फरहान बच्चे मैंने कहा है कि ये दोनों जो है इनको आप ड्रॉप करके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग ट्रेंड आप खुद से आइडेंटिफाई करो ना। आप एफपीएससी की रिपोर्ट उठाओ, उसमें एग्जामिनर एनालिसिस हर सब्जेक्ट का देखो, और उसका जो पिछले 5 सालों का स्कोरिंग ट्रेंड है उसको देखो। उसकी बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो। अगर फिर भी अगर 2-3 दिन में आप इसको फाइनलाइज नहीं कर पाते, तो फिर आप क्या करोगे, जो ओपन क्लास में रखूंगा पॉलिटिकल साइंस की, उसमें फिर आप ये सवाल दोबारा से पूछ लेना। विद दैट जी, हमारी ओरिएंटेशन आज इतनी ही थी। आई होप कि ये जर्नी आप लोगों के लिए आसान हो। बहुत सारी दुआएं जी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, ख्याल रखें।